For subtitles, please click here on your screen. कहीं तुम हार गया तो तुम हमको 3 गुना लगान देगा। मैंने अपने दिल में सोचा कि ये चले नहीं चले मुझे क्या लेना देना है। शरत मंजूर है। बारिश नहीं हो रही, बारिश अभी भी नहीं हो रही, बारिश बिल्कुल नहीं हुई। अब ये सिचुएशन है गाने की और पूरा गाँव गा रहा है। मेघा छाए बरखा लाए। इस पिक्चर में एक गाना था जो मेरी जिंदगी के कुछ मुश्किल गानों में से। तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं। अगर आप रहमान की ट्यून पे सही गाना लिख सकते हैं तो फिर आप किसी भी ट्यून पे सही गाना लिख सकते हैं। Tracking milestones of an incredible journey spanning more than 3 decades. Rahman Music Sheets. Hi friends, discover the top take as we uncover the wow factor in this episode. Do watch it till the end to grab this musical moment of the day. Lagaan, released on 15th June 2001. On its anniversary this year, Javed Akhtar tweeted, "I can never forget my music sessions. Each composition made me stand on my creative toes." Lagaan got nominated for the Best Foreign Language Film category at the 74th Academy Awards in 2002. The nominees for this year's Best Foreign Language Film come from 5 different countries on 3 different continents. The third Indian film to be nominated at the Oscars, Lagaan didn't win. And the Oscar goes to A.R. Rahman for Slumdog Millionaire. 7 years later, Rahman brought home 2 Oscars. There's this dialogue from the Hindi film called Mere Paas Maa Hai, which means I have nothing but I have my mother. So mother's here, and her blessings are there with me. I'm grateful for her to have come all the way. आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है। क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास माँ है। Javed sir, while receiving Oscar in his acceptance speech, Mr. Rahman said, "मेरे पास माँ है," a dialogue written by you for Diwar. Does that somewhere describe the association both of you have had? Well, that's very kind of him, and actually it was an expression of his love toward his mother. He almost used to worship her. लेकिन ये कि रहमान साहब के बारे में जब मैं सोचता हूँ तो मुझे सबसे पहले याद आता है कि मेरे एक दोस्त हैं टूटू शर्मा। पता नहीं उस दिन मेरे पास कार क्यों नहीं थी, तो उन्होंने कहा ये मैं आपको छोड़ देता हूँ घर पे। तो मैं उनके साथ कार में था। उनका एक तमिल पिक्चर है, उसकी म्यूज़िक किसी ने मुझे भेजी था, सुनिए बड़ी अजीब ही है। तो मैं लगाइए, तो मैंने उस कार में रोजा के गाने सुने और वो तमिल में थे उस समय। तो मैं तो हैरान रह गया कि ये कौन इंसान है। और आई वेंट टू चेन्नई और मैंने पता लगाया कि ए आर रहमान से कैसे मुलाकात हो सकती। और मैं ए आर रहमान के घर गया और मैं मिला और मैंने कहा कि मैंने वो म्यूज़िक सुनी आपकी, तमिल गाने आपके, एंड आई वांट यू टू डू सम हिंदी फिल्म विद मी। तो परहैप्स आई वाज द फर्स्ट पर्सन टू कॉन्टेक्ट हिम फ्रॉम बॉम्बे, बिकॉज मैंने तो ऐसी म्यूज़िक ही नहीं सुनी थी। तो फिर हम लोगों ने जो इनिशियल फिल्में रहमान ने साइन की हिंदी में, उनमें मेरी फिल्में थीं 2। और वो मुझे लग गया था, चाहे वो अमिताभ बच्चन हों, चाहे वो रहमान हों, चाहे माधुरी दीक्षित हों, ये ज़रूर मैं कहूँगा कि जैसे ही ये लोग दाखिल हुए मुझे दिख गया था कि कुछ बहुत बड़ी चीज़ है। या श्री देवी को भी मैंने तमिल पिक्चर देख के ही हमने अपनी फिल्मों में लिया था। तो 2 तरह देखिए, ये जो है ज़िंदगी, ये कन्वेयर बेल्ट है, वक्त चलता रहता है। लोग इस पे अपीयर होते हैं फिर चले जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो आते हैं और उनके पैरों के नीचे से कन्वेयर बेल्ट चलता रहता है, वो खड़े रहते हैं। भाई ये एक अजीब सी बात है, मैं होता है। ये वो लोग होते हैं जो सिर्फ कामयाब नहीं हुए हैं, ये वो लोग होते हैं जो कामयाब एक ऐसी वजह से हुए हैं जो पहले नहीं थी। उनको आप नहीं भूल पाते, कामयाबी को आप भूल जाते हैं। लेकिन जो आदमी एक ऐसे काम से कामयाब हो जो कभी हुआ ही नहीं है, जो पहले नहीं हुआ था, और जो वो करता है वो कोई नहीं करता, तो आप उसे भूल नहीं पाते।
बड़े बड़े सुपरस्टार आए हैं, बहुत सुपरस्टार। जुमली कुमार कहलाते थे, आज कोई नाम नहीं याद है, लेकिन दिलीप कुमार आपको याद रहेगा। या परवरदिगार आलम से आपने मुझे इसीलिए मांगा था कि जिंदगी मुझे मिले और उसके मालिक आप हों, सांसें मेरी हों और दिल की धड़कनों पर आपका कब्जा रहे। बहुत सुपरहिट फिल्में बनाने वाले डायरेक्टर आए हैं, वो आप नाम भूल गए उनका। प्यासा का डायरेक्टर गुरुदत्त आपको याद रहेगा। जला दो इसे, फूंक डालो ये दुनिया। बिमल रॉय याद रहेगा। मोरा गोरा अंग ले ले, मोहे शाम रंग दे दे। तो जब आप अनयूजुअल काम करते हैं, जैसे बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर थे, सुपर हिट गाने दिए उन्होंने, आपको नहीं याद है, मगर आर.डी. बर्मन याद है आपको। वैसे ही इसलिए कि जो आर.डी. बर्मन आया था तो एक नई सेंसिबिलिटी लेके आया था। चुरा लिया है तुमने जो दिल को। रहमान जो है अमर है, वो अभी तो खैर काम किए ही चला जा रहा है और अच्छा काम कर रहा है, लेकिन हमेशा his name will be there because he has brought a different sensibility in Hindi cinema. Besides winning 8 national awards and 8 Filmfare Awards, Lagaan proved to be the third highest grossing film in 2001. 35 lakh copies of its scintillating soundtrack were sold within 1 year. Songs that continue to thrill. But did you know, Javed Akhtar had no faith in Lagaan. सर, जब आशुतोष गवारीकर आपके पास लगान की स्क्रिप्ट लेकर आए, यू वर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ द स्क्रिप्ट। इनफैक्ट आपने आमिर खान को मना किया कि वो लगान ना बनाए। हाँ सही है। क्या एप्रीहेंशंस थी आपके दिमाग में? भाई वो क्या है कि मुझे ऐसा लगा कि जो जो चीज़ें मना है उसकी लिस्ट बना के इन्होंने स्क्रिप्ट बनाई है। लोग बोलते हैं आजकल गांव की फिल्में चलती, इन्होंने गांव की फिल्में। वही जो तेरा हाकिम है, जालिम है, की है जिसने तबाही। लोग कहते हैं वो पीरियड फिल्म अंग्रेजों के ज़माने में ये हुआ वो हुआ, आजकल कोई इंटरेस्टेड नहीं है। कहीं तुम हार गया तो तुम हमको ट्रिपल टैक्स यानी 3 गुना लगान देगा। ये लोग कहते हैं कि क्रिकेट इज नॉट कंड्यूसिव फॉर अ फिल्म, इसलिए कि इट्स अ स्लो गेम, तो इन्होंने वो बना। लोग कहते हैं कि हीरो धोती पहने हुए अब लोगों को नहीं अच्छा लगता, आउटडेटेड है, वो धोती पहने घूम रहा है। मधुबन में भले कान्हा किसी को पी से मिले। मतलब जो जो बातें मनाए उसकी एक इन्होंने लिस्ट बना के स्क्रिप्ट बनाई है। मुझे ऐसा लगा, मैं भाई क्यों बना रहे हो, क्या मुसीबत में पड़ रहे हो, तुम्हें कैसे चले। अच्छा फिर गानों की सिचुएशन, बारिश नहीं हो रही, बारिश अभी भी नहीं हो रही, बारिश बिल्कुल नहीं हुई, अब ये सिचुएशन है गाने की, और पूरा पूरा गाँव गा रहा है। मन धड़काए बदरवा, मन धड़काए बदरवा। यार ये क्या, ये कर क्या रहे हैं ये। तो मैंने आमिर से मेरा रिश्ता सिर्फ एक फिल्म प्रोड्यूसर या फिल्म एक्टर की तरह नहीं है, मैं तो इनके ओरिजिनली जो चचा थे नासिर साहब, उनके साथ काम किया हुआ हूँ। तो ये तो बच्चे थे, ये इसमें यादों की बारात में ही प्लेड अ चाइल्ड रोल को 8-9 साल 7-8 साल का होगा। तो एक बड़े अच्छे तहजीब के लोग हैं, बड़ा पुराना कल्चर, जो बातचीत तौर तरीक़ा वो सब उनकी फैमिली में आज भी है। तो एक ख़ास मेरा रिश्ता उनसे है और उस रिश्ते का फ़ायदा भी उठाता हूँ मैं मतलब जो मुझे, अब कोई और होता मैं तो कहा को झंझन पढ़ो ला गाने लो, छोड़ो यार बात को, मगर वो हक़ मैं महसूस करता हूँ आमिर पे कि मैं साफ बोल सकूँ। तो मैंने उन्हें बुला के यही कहा कि भाई तुम क्यों बना रहे हो भाई, ये तो चलने चलाने वाली है नहीं। बट ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंस कि नहीं आप देखिएगा चलेगी और बहुत अच्छी फिल्म बनेगी। मैं अच्छा भाई ठीक है, हमने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया, बाकी आप जाने। मैंने अपने दिल में सोचा कि ये चले नहीं चले मुझे क्या लेना देना है, मुझे अपना काम मेहनत से करना चाहिए और ईमानदारी से करना चाहिए। मैं अपना गाने ठीक लिखूं, बाकी देखा जाएगा। तो मैंने अपनी पूरी कोशिश और लगन से गाने लिखे। इस पिक्चर में एक गाना था जो मेरी ज़िंदगी के कुछ मुश्किल गानों में से, वो था ओ पालनहारे। देखिए हम लोग जो क्राफ्ट जानते हैं, हम जिनके पास शब्द की
है, अच्छा कमी नहीं है, मिल जाते हैं वर्ड्स, तो लिख लेना इतना मुश्किल काम नहीं लगता है। लेकिन एक चीज़ जो इस ज़िंदगी में चली जाती है हमारे पास से, वो है सादगी, सिंप्लिसिटी, सरेंडर, श्रद्धा, वो नहीं रहती है। और ख़ासतौर से आप ये चीज़ से तो आप में तो बिल्कुल ही नहीं होगे। उसको अपने अंदर ढूंढना, और वो जो जितनी होशियारी, चालाकी और क्राफ्ट है उसको हटा देना, और कहीं अपने अंदर मासूमियत और भोलापन ढूंढ के लिखना बहुत मुश्किल काम है आज की दुनिया में, इसलिए कि हम लोग बहुत स्मार्ट हो गए हैं, हमारा प्रॉब्लम ये है। तो वो ये मैं जब ट्यून सुनी थी और जब मुझे सिचुएशन मालूम थी, तो मुझे पता था कि ये होशियारी से नहीं लिखा जा सकता है, इसे अपने आप को शलाई कोई ना वर्ड डीक्लेवराइज करना पड़ेगा। तो ऐसा कोई वर्ड है नहीं वैसे। तो अपने अंदर एक स्थिरता, सुकून, ठहराव चाहिए, और उस ठहराव में दुख जो सचमुच में महसूस करूं तब लिख सकता हूं। तो वो मुश्किल काम था। तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं। सर, आप नास्तिक हैं, तो इस भजन को लिखते हुए जावेद अख्तर एक इंसान और जावेद अख्तर एक लेखक, क्या इन दोनों में कोई कॉन्फ्लिक्ट था? नहीं, मैं जब इस तरह के गाने लिखे, मैंने एक दो थी दरगाह पे कव्वाली भी लिखी है जो उसमें थी, वो भी म्यूज़िक इन्हीं का था, रहमान साहब का, मंगल पांडे में जी। तो उसमें एक दरगाह में बड़ी लंबी चौड़ी कव्वाली थी, हालांकि पिक्चर में उन्होंने पूरा इस्तेमाल नहीं किया, बहुत अच्छी कव्वाली और बहुत अच्छी कॉम्पिटिशन थी। तो फिर मैं अपने आप को किसी तरह उस फ्रेम ऑफ माइंड में डाल लेता हूँ, फिर उस वक्त मैं मेरे क्या पर्सनल बिलीव्स हैं, क्या है, वो अलग कर देता हूँ। और ये भजन में है, तो आपको फिर उस तरह महसूस करना पड़ता है, और ये क्वालिटी आप में अगर नहीं है तो चाहे एज एन एक्टर चाहे एज ए राइटर, तो फिर आप अच्छे डायलॉग राइटर या अच्छे सॉन्ग राइटर या अच्छे एक्टर नहीं हो सकते। यू हैव टू ओन दैट एंड बी इन इट, लिव विद इट। लगान का जो लैंडस्केप है वो है रूरल इंडिया, जहाँ राज तो राजा महाराजाओं का है, लेकिन वो खुद ब्रिटिश राज के अधीन है। तो इस तरह के सिनेरियो में गाने लिखना, क्या लैंग्वेज से जुड़ी कुछ खास चुनौतियां थी आपके सामने? वही देखिए, उसकी ज़बान देखिए आप, लगान के किसी भी गाने की जो लैंग्वेज आप देखेंगे तो आपको लगेगा हाँ उसी ज़माने की है। और उसको इतना मैं ठीक करूं, मैं तो अवधि जानता हूं, अब मैं ज़्यादा ठीक कर दूं तो आम आदमी की समझ में नहीं आएगा। तो अवधि का उसमें एक छोंका भी रहे और ऐसी ज़बान रहे जो आज का आदमी समझ भी सके, ये बैलेंस करके चलना पड़ता। प्योर अवधि लिख देंगे तो फिर अवधि जो जानता है वही समझेगा, बाकी तो नहीं समझेगा। इसी तरीके से जैसे कि घनन घनन जो गाना था, वो मतलब क्लाउड्स के जी आते नहीं जी, वो बिगिनिंग में वो सेट करता है फिल्म को। तो ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि ये गाना जो है पूरे फिल्म के प्लॉट को सेट, पूरे प्लॉट को अंगल साहब भी गाएंगे ये भी बता दिया गया था। तो देखिए आसान काम नहीं था। काले मेघा पानी तो बरसाओ। तो सर फिर कैसे बना ये गाना? नहीं, वो क्या होता है कि आपने वो सिचुएशन को समझ लिया, पी गए, तो वो धीरे धीरे डेवलप होता। पूरा गाना एक साथ आपके पास नहीं आता है, वो एक एक लाइन चलता रहता है। और लिखने में या हर काम में जहाँ ये आपको मालूम होना चाहिए कि आपको क्या लिखना है, साथ में ये मालूम होना चाहिए कि क्या नहीं लिखना है। देखिए, आप कभी अपने घर को सजा रहे हो, इंटीरियर डेकोरेशन कर रहे हो, तो ये सोफ़ा है, ये तो होगा, अच्छा, अब ये सोफ़े के साथ क्या चीज़ ठीक लगेगी जो लगेगी कि इसके साथ हो सकता है बहुत अच्छी चीज़ आपको मिले। एक कुर्सी बहुत कमाल की हो, लेकिन उसका इस सोफ़े से कोई रिश्ता नहीं हो, वो कुछ अलग ही टाइप की हो, अलग रंग की हो, अलग शेप की हो, आप मत रखिए उसे, भले वो कितनी भी अच्छी हो। आप वो रखिए जो इससे मैच करेगी। ऐसे ही लिखने में भी कभी कभी हो सकता है आपको बहुत अच्छा ख्याल आ जाए, मगर वो यहाँ मैच नहीं कर रहा है।
तो आप छोड़ दीजिए उसे। आप जो उसका पहला आपने जो डिसाइड कर लिया है अंग रंग, उससे लॉयल रहिए, भले कुछ सेक्रीफाइस भी करना पड़ जाए, वो उससे मत हटिए, उसका धर्म निभाते रहिए अंत तक, तो गाने में कोहेरेंस आएगी, परफॉर्मेंस में कोहेरेंस आएगी और आपके इंटीरियर डेकोरेशन में कोहेरेंस आएगी, वरना तीतर बटेर हो जाएगा। तो कभी कभी चीज़ें छोड़नी भी पड़ती हैं कि ये ख्याल तो बहुत अच्छा है मगर नहीं, ये बहुत मॉडर्न है, ये इसमें नहीं ठीक लगेगा। तो ये भी ज़रूरी है कि हमें क्या नहीं लिखना है, क्या नहीं करना है, उसमें आप बराबर की क्लियरिटी चाहिए। बरखा लाए गिर गिर आए, गिर के आए। घनन घनन किसी एक टेम्पलेट को फॉलो नहीं करता, लाइक मुखड़ा अंतरा मुखड़ा, इट कीप्स ऑन गोइंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस। इनफैक्ट मुझे मिस्टर रहमान और अलका जी ने भी बताया कि किस तरह लिखते समय आप कहा करते थे कि भैया वापस आ जाओ, आप तो रुक ही नहीं रहे। तो किस तरह बांधा आपने इस गाने को? नहीं, वो धीरे धीरे डेवलप करते रहा। ये लाइन हुई, अब उसके आगे लाइन जो है क्या होनी चाहिए, फिर उसके बाद क्या होनी चाहिए, ज़्यादा सोचोगे तो घबरा जाओगे। तो स्टेप बाय स्टेप चलते रहो। बरसने वाला है अब अमृत जल। स्टेप बाय स्टेप के बाद बताऊं, मुझे अभी ध्यान आया स्टेप बाय स्टेप कहने से कि ए.आर. रहमान की ट्यून जो है ना, वो स्टेप बाय स्टेप नहीं है। होता ना, ये है तो फिर ये होगा, तो फिर ये होगा, तो फिर ये होगा, तो फिर ये है स्टेयरकेस या लैडर या जीना सीढ़ी जो कहिए। ए.आर. रहमान की ट्यून जो है वो पेड़ की तरह होती है, वो होगा पेड़। अब आपको मालूम नहीं है कि कौन सी टहनी किधर चली जाएगी, वो कितनी लंबी होगी, और ये इस टहनी में से कोई टहनी फूट जाएगी क्या, आप प्लान नहीं कर सकते। उसी तरह से ए.आर. रहमान की ट्यून तो बहुत से बाकी लोगों की ट्यून में फ़र्क ये है कि ये पेड़ हैं, वो सीढ़ियाँ हैं। उनमें एक लॉजिक है कि भाई यहाँ होगा तो फिर यहाँ होगा, तो फिर यूँ जाएंगे, तो फिर यूँ जाएंगे, फिर यूँ जाएंगे। क्लैरिटी है, प्रेडिक्टेबिलिटी भी है। यहाँ क्लैरिटी नहीं है इस तरह की, और प्रेडिक्टेबिलिटी भी नहीं है। ये पेड़ उग के किधर जाएगा कोई ठिकाना नहीं है, इसमें कितनी टहनियाँ निकलेंगी कोई पता नहीं, कोई नहीं बता सकता। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ए.आर. रहमान्स कॉम्पोजिशंस एंड मेनी अदर पीपल्स कॉम्पोजिशंस। सीढ़ियाँ नहीं हैं, पेड़ है। दुविधा के दिन बीत गए भैया मलहार सुना। हुआ ये है कि हम लोग जो है ज़्यादातर, चाहे वो फिल्में हों, गीत हों, कॉम्पोजिशन हो, सिंगिंग का स्टाइल हो, एक्टिंग का स्टाइल हो, ये सब हम एमुलेट करते रहते हैं। जो हमारे सीनियर ने अच्छी तरह से किया तो कुछ उसमें ही से निकालते हैं, कुछ मिलजुल के हो जाता है काम। कुछ लोग जो है वो इंट्रूडर जैसे होते हैं कि मान लो एक मार्शियन आ गया तो उसका तो इस ज़मीन से ताल्लुक़ ही नहीं था, वो तो अलग से ही आ गया। ऐसे ही कुछ लोग कभी कभी आते रहते हैं, उनमें से एक रहमान भी है। रहमान का ताल्लुक़ हिंदी सिनेमा की कॉन्टीन्यूटी से, उस नदी से जो बह रही थी उससे नहीं है। हिंदी सिनेमा ही नहीं बल्कि तमिल म्यूज़िक हो, फिल्म म्यूज़िक हो, हिंदी फिल्म म्यूज़िक हो, कोई भी फिल्म म्यूज़िक, उसने उससे सीखा ही नहीं है। उसका सोर्स पता नहीं क्या है लेकिन कुछ और है। तो उसकी म्यूज़िक की आपको कोई गूंज पहले, इससे पहले के गानों में नहीं मिलती, वो कुछ अलग ही आया है। और मैं तो एज अ सॉन्ग राइटर आपको एक बात बताऊं कि अगर आप रहमान की ट्यून पे सही गाना लिख सकते हैं तो फिर आप किसी भी ट्यून पे सही गाना लिख सकते हैं। आप गौर से सुनेंगे रहमान के गाने जो लोगों के लिखे हुए हैं तो आपको होता है कि वो भर्ती के वर्ड आ जाते हैं, वो लिख नहीं पाते, क्योंकि वो ट्यून इतनी अनकन्वेंशनल होती है कि इनको आदत नहीं इस तरह की ट्यून की। उसमें दो लाइनें एक साइज़ की नहीं होती, उसमें कौन सी ट्यून कहाँ चली जाएगी आपका ठिकाना नहीं है। होता यह है कि हमारा जो ट्रेडिशनल स्टाइल है म्यूज़िक का, कि हमने जब मुखड़ा बना लिया तो हमने अपने को कैद कर लिया कि भाई ये मुखड़ा है, अब इसका अंतरा कितनी दूर जा सकता है, इतनी दूर चला जाएगा, कितना डिफरेंट होता है, इतना डिफरेंट हो जाएगा, तो ये रहेगा। तो आप पहली लाइन कंपोज करते ही एक सर्टन लिमिटेशन में आ गए। ये इस म्यूज़िक डायरेक्टर में नहीं है।
कि कौन सी लाइन किधर चली जाएगी कोई ठिकाना नहीं है। और ये जो नई चीज़ की तलाश है, होता ये है कि पहली लाइन के बाद ये तलाश आमतौर से म्यूज़िक डायरेक्टर की ख़त्म हो जाती है, उसकी ये तलाश लास्ट लाइन तक रहती है। तो उसकी हर लाइन किधर जाएगी, क्यों जाएगी, लंबी होगी कि छोटी होगी, कि 2 मात्रा ज़्यादा होगी कि 3 मात्रा कम, कुछ ठिकाना ही नहीं। तो उसके ऊपर अगर आप, वरना क्या होता है, सॉन्ग राइटर एक ग्रूव में आ गया, लिखता चला गया, मगर यहाँ ग्रूव ही नहीं है, यहाँ तो ठिकाना नहीं है अगली लाइन क्या करने वाली है, तो उस पर लिखना आसान काम नहीं है। मगर ये कि यही जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी है उसके कॉम्पोजिशन की, यही उसकी ब्यूटी है। Imagine in this song, instead of Chale Chalo, if the words were Nasha Nasha, how Javed Akhtar had his way with the producer and even director. ओरी छोरी मान भी ले बात मोरी. And untold stories behind English lyrics for the song Ori Chori. In our next episode, Javed Akhtar will be back. Stay with us. ओरी छोरी. A.R. रहमान की ट्यून जो है वो पेड़ की तरह होती है, वो उगा पेड़। अब आपको मालूम नहीं है कि कौन सी टहनी किधर चली जाएगी, वो कितनी लंबी होगी, और ये इस टहनी में से कोई टहनी फूट जाएगी क्या, आप प्लान नहीं कर सकते। उसी तरह से A.R. रहमान की ट्यून और बहुत से बाकी लोगों की ट्यून में फ़र्क ये है कि ये पेड़ हैं, वो सीढ़ियाँ हैं। उनमें एक लॉजिक है कि भाई यहाँ होगा तो फिर यहाँ होगा, तो फिर यूँ जाएंगे, तो फिर यूँ जाएंगे, फिर यूँ जाएंगे। क्लैरिटी है, प्रेडिक्टेबिलिटी भी है। यहाँ क्लैरिटी नहीं है इस तरह की, और प्रेडिक्टेबिलिटी भी नहीं है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन A.R. रहमान्स compositions and many other people's compositions. Do you agree that this indeed was the moment of the day? Is your choice different? Whatever your mind says, write it in the comments section below. We will be waiting.